गुड इवनिंग एवरीवन। यस बेटा, तो चैप्टर गुड हमारा इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चैप्टर हमारा 10 चल रहा है, सर्कल व्रत। ठीक है, जिसमें हमने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम करते हैं आज का 5वां सवाल 10.4 का। देखो, 5वां सवाल बनाने के लिए करने के लिए आपको उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कुलर पार्क है। कि कैसा पार्क है, किस शेप का है, वृत्त की आकृति का एक पार्क है। ठीक है, मान लीजिए ये वो पार्क है। तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये वो पार्क है। अब इस पार्क के लिए उसने क्या बोल रखा है, इस पार्क में ना 3 सहेलियां हैं। 3 सहेलियां हैं, सेंटर है ओ। 3 सहेलियां कौन है? रेशमा, सलमा, मंदी। ठीक है, आर फॉर रेशमा, एस फॉर सलमा एंड एम फॉर मंदी। अब क्या है, ये तीनों ही पार्क में है, खेल रही है एक बॉल से। ठीक है, एक बॉल का यूज करके खेल रही है। ठीक है, आगे इसने ये बोल रखा है कि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी क्या है, एकदम बराबर है। और उसी तरीके से सलमा और मनदीप के बीच की भी दूरी बराबर है। ठीक है, मतलब रेशमा और सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की दोनों की दूरी क्या है, बराबर। लिख लो, आर एस और एस एम बिल्कुल बराबर है। उसका मान आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, ये है टोटल 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बोला है इस पार्क की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितनी देर की है आपको, वो है 5 सेंटीमीटर। तो ओ आर हमारी त्रिज्या होगी, उसी प्रकार ओ एम भी हमारी त्रिज्या है। इस सेंटर से दूरी हर जगह की सेम ही रहेगी ना, बाउंड्री पे, उसी को हम रेडियस कहते हैं। उसी प्रकार ओ एस जो है, ये भी हमारी त्रिज्या ही है, ओ से लेके एस की दूरी। आप क्या बोलोगे, ओ आर इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू ओ एस। तीनों ही हमारी 5 सेंटीमीटर सवाल में दी गई है। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? जो जो चीजें देर की हैं वो मैंने लिख ली है। ठीक है, हाँ, ओके। चलिए, आगे आपसे सवाल में इसने पूछा है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, आर से एम के बीच की दूरी आपने निकालनी है। आर एम कितना होगा? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले आर एम की दूरी निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, सेंटर से ना, सेंटर से आर एस वाले कॉर्ड पे ना एक लंब डाल दिया। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट है एल, मैंने लिख दिया ओ एल, लंब है आर एस कॉर्ड पे, आर एस जीवा पे। और आपको ये नियम, ये आपको प्रमेय या थ्योरम पता है ना, कि जब भी सेंटर से या केंद्र से मैं कोई भी एक रेखा किसी भी कॉर्ड या जीवा पे डालती हूँ, तो उस जीवा को वो 2 बराबर हिस्सों में भी तोड़ती है ना। का मतलब आर एल और एल एस आपस में बराबर होंगे। आर एल और एल एस आपस में बराबर है। ठीक यस है मैम। बेटा, टोटल आर एस की लेंथ आपको दे रखी है 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर। तो आर एल और एल एस को मिला के ही तो आर एस बन रहा है। अगर आप आर एस को देखो तो आर एल प्लस एल एस ही तो है, हाँ या ना? डायग्राम में देखो, आर एल प्लस एल एस, टोटल आर एस बन रहा है। तो अगर टोटल आर एस 6 है, 6 है, तो आर एल और एल एस कितने कितने हो जाएंगे, 3-3 सेंटीमीटर बोल दूं? 3 यस मैम। सेंटीमीटर, भाई आधा है ना, अभी मैंने बोला आर एल और एल एस आधा है। ठीक है, और टोटल एल एस 6 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा 3-3 ही तो होगा। क्लियर है? ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया, 3-3 मैम। है। ठीक है, चलो आगे क्या करना है मुझे अब? आगे मुझे देखना है पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने? मुझे इस ओ एल का नाम मान चाहिए, ओ एल का। ओ एल तो मुझे पता नहीं है कितनी है। ठीक है, ओ एल मुझे पता नहीं है, तो चलो ओ एल की मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय किस में लगाओगे, इस वाले। ओ आर एल जो ट्रायंगल नजर आ रहा है, ओ आर एल त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। चलिए लगाते हैं, त्रिभुज ओ आर एल में। ठीक है, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? ये कहता है जो हमारा कर्ण है, कर्ण क्या है इसमें, हाइपोटेन्यूज ओ आर का स्क्वायर, बराबर है
लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है OL, OL इसमें परपेंडिकुलर ही तो है, और RL क्या हो जाएगा इसके लिए, आधार, RL हो जाएगा बेस। ठीक है, ये मेरी पाइथागोरस प्रमेय लग गई। अब सबकी जो वैल्यूज दे रखी है उसे पुट कर दो। OR आपको वो रखा है 5 है, OR का मान 5। ठीक है, OL आपको नहीं पता, वो आपको निकालनी है। RL अभी आपने बोला कि 3 सेंटीमीटर है, RL मैम की जगह स्टार्टिंग बता दो, क्या, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से बेटा, स्टार्टिंग से तो अब इतना जल्दी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे को इसको स्टार्ट करे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ा बहुत जल्दी से बता देती हूँ। O सेंटर है, 3 लड़कियां रेशमा सलमा मनदीप यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, एक बॉल है, बॉल को एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, रेशमा से सलमा की दूरी 6 है, सलमा से मनदीप की दूरी 6 है। ठीक है, आपको रेशमा और मनदीप की दूरी निकालनी है, RM का मान निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी बेटा, सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन किया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि टाइम लेगा। ठीक है, रेशमा से मनदीप की दूरी आपने निकालनी है, तो कैसे निकालोगे रेशमा से मनदीप की बीच की दूरी, आपको इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा पहले ORL में। ठीक है, OR हमारी क्या है, त्रिज्या है, उसका मान है 5। OL आपको नहीं पता। RL क्योंकि RS का आधा है, तो RS टोटल 6 था, तो इसलिए RL 3 आ गया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, सारी वैल्यूज पाइथागोरस में पुट कर दी। यहाँ से OL का मान निकालना है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 9 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर OL स्क्वायर। 25 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, 16। अब OL का जब स्क्वायर उस तरफ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, 4 का होता है। तो OL का मान कितना आ गया, यहाँ पे लिख दो, 4 सेंटीमीटर, ये वाला 4। सभी को क्लियर हो गया। मैम एक बार जो ये है ना 5 स्क्वायर 2, यहाँ से एक बार बता दो। बेटा मैंने सबकी वैल्यू पुट करी है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, OL का स्क्वायर का मान मैम निकालना है। आपने 9 को कहाँ की भेजा? तभी तो OL की वैल्यू निकलेगी। 9 उस तरफ नहीं भेजोगी तो OL की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, भेजना पड़ता है ना, नहीं भेजते। अगर मैं x की वैल्यू निकालने के लिए बोलूं, मैं बोलूं 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस x है, तो x का वैल्यू निकालनी है तो 4 को उस तरफ भेजोगे ना, तभी निकलेगी। जब यस 4 को उस मैम। तरफ भेजोगे नहीं तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी। सेम OL के लिए भी वही है, मैम सिर्फ सिचुएशन डिपेंड है ना, क्या, सिचुएशन पे डिपेंड है ना। हाँ सिचुएशन पे क्या डिपेंड है, जब भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं इसका मतलब ये है ना कि मुझे किसी की वैल्यू निकालनी है, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ। तो मुझे OL की वैल्यू चाहिए बेटा, तो OL की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकलेगी, आपको 9 यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, तो 9 तो उस तरफ जाएगा तभी उसकी वैल्यू निकलेगी, 9 उस तरफ रहेगा, ये तो एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, ऐसी तो होती है, 9 उस तरफ जाएगा, यहाँ प्लस का था उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 25 में से 9 जाएंगे 16, 16 का वर्गमूल आया, क्यों, क्योंकि OL के ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर हटेगा, उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। 16 हमारा 4 का स्क्वायर रूट होता है तो 4 आ गया। क्लियर इतना, यस मैम। यस मैम। ठीक है। चलिए यहाँ तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी मेरा आधा हिस्सा हो चुका है। अब देखो मुझे क्या करना है, फिर से डायग्राम में देखिएगा। ठीक है, फिर से डायग्राम में देखना कि मुझे R से लेके M के बीच की दूरी बतानी है ना, तो मैं क्या मान लेती हूँ, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट का नाम है, मान लीजिए N। ठीक है, ये पॉइंट का नाम है N। अच्छा, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको OR और OM बराबर नजर आ रहे हैं। यस मैम। यस मैम। यस, RS और SM बराबर है, दोनों 6-6 मीटर। यस मैम। रेशमा से मनदीप की दूरी, और सॉरी रेशमा से सलमा की दूरी, और सलमा से मनदीप की दूरी भी बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ है। यस मैम। मुझे ऐसी शेप बताओ जिसकी जो आसन भुजाएं होती हैं, एडजेसेंट साइड्स होती हैं, उस वाले क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं।
जिसकी हमारी आसन भुजाएं या एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। आप देख रहे हो ना, एडजेसेंट अगल बगल वाली भुजाएं बराबर है। काइट का नाम सुना है? काइट, पतंग जो शेप होती है हमारी, वो है ये। ठीक है, आप यहाँ से बोल सकते हो ना, आप बोलोगे ORSM क्या है? एक काइट है, पतंग है। अब इसकी भी एक गुण होता है, प्रॉपर्टी, ये कहता है इसके जो विकर्ण होते हैं ना, डायगनल्स, RM और OS इसके लिए डायगनल है, RM एंड OS डायगनल है। तो इसके जो डायगनल्स या विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। मतलब RN और NM बराबर होंगे, RN और NM बराबर होंगे। भाई ये तो बीच का बिंदु है ना इस विकर्ण के लिए, तो RN और NM बराबर, उसी तरीके से ON और NS भी बराबर। और क्या बोलता है कि जहां पे डायगनल्स मीट करते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनता है? 90 डिग्री का, जहां विकर्ण मिलते हैं। इतना सभी को समझ आ गया? ये पतंग का गुण है कि इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समविभाजित करेंगे और साथ में 90 डिग्री का कोण भी बनाएंगे। कहाँ पे? जहाँ पे विकर्ण मिल रहे हैं, जहाँ डायगनल्स मीट कर रहे हैं। क्लियर इतना? Yes, ma'am. इसका मतलब अब आपको क्या करना है, ये वाला जो त्रिभुज नजर आ रहा है ना बेटा, पूरा येलो वाला, क्या नाम है इसका? ORS, ट्रायंगल ORS, यही है पूरा येलो वाला। देखो ORS है। Ma'am. इस ORS को अब आपने, मैंने अभी भी बोला कि 90 डिग्री का है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ORS का एरिया निकाल सकते हो, क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जब 90 डिग्री का कोण बने? हाफ इंटू आधार, हाँ, बेस इंटू हाइट, हाँ या ना? बेस। Yes, ma'am. ठीक है, अब इस ट्रायंगल के लिए बेस ढूंढो, क्या है? आधार। आधार RS को लोगे यदि, अगर RS आधार है तो RS के लिए हाइट क्या है? जो इस पे पड़ेगी वही इसके लिए हाइट होगी ना, ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? OL। RS आधार बेस और OL क्या है इसके लिए? ऊंचाई। समझ में आ गया? सभी देख लो, RS बेस है और उसी पे हमारी OL गिर रही है, तो हाइट ही तो हुई ना उसके लिए। ठीक है, बस ये यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आप लिख दो हाफ मल्टीप्लाई RS मल्टीप्लाई OL। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसी वाले ट्रायंगल के एरिया के लिए दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है। फॉर्मूला यही रहेगा, अब मेरे को आधार चेंज कर सकती हूँ, आधार भी ऊंचाई भी। अगर इस बार मैं आधार ले लूं OS को भी तो मैं आधार ले सकती हूँ, हाँ या ना? भाई OS को मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, मैंने त्रिभुज ऐसा लिया इसको उल्टा कर दूं, तो उसके लिए आधार भी तो चेंज हो सकता है ना हमारा। इस बार मैंने आधार ले लिया OS। अब OS पे कौन सी रेखा है जो लंब है, परपेंडिकुलर है? RN। RN दिखा सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, इसका मतलब अब मैंने भले ही आधार और ऊंचाई चेंज कर दी, क्या एरिया में कोई चेंज आएगा? क्षेत्रफल तो वही रहेगा ना, क्योंकि त्रिभुज तो एक ही है, त्रिभुज तो वही है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो मैं लिख रही हूँ बराबर हाफ गुणा ऊंचाई, इस बार आधार क्या लिया है? OS और ऊंचाई है RN। सबकी वैल्यूज पुट कर दो। RS की वैल्यू कितनी देर की है? RS तो 6 है। OL अभी अभी निकाला 4। OS की दूरी है 5। OS हमारा क्या है बेटा? OS हमारी त्रिज्या है, रेडियस, तो 5 लिख दो। RN आपने निकालना है, आधे से आधा कैंसिल हो गया, नीचे से नीचे कट जाता है। 6 चौके 24, 5 गुणा RN। RN कब निकालोगे? जब 5 को उस तरफ ले जाओगे, तो 5 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 24/5, 4.8 आया इसको सॉल्व करके। RN आ गया 4.8, RN आया 4.8। फिर से डायग्राम में देखो, जो RM है जिसकी दूरी आपने निकालनी है, वो किससे मिलके बना है? RN प्लस NM। देखो RN और NM को जोड़ोगे तभी तो टोटल RM बन रहा है। यस मैम। सभी को दिखा?
Yes, ma'am. अब आपको ये भी पता है कि आर एन और एन एम बराबर है, मैंने पहले ही बता दिया था। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल है, विकर्ण है, तो वो एक दूसरे को समद्विभाजित तो करेगा। जो आर एन होगा वही एन एम होगा। ठीक है, तो आर एन अभी निकाला 4.8, एन एम भी 4.8, कितना आ गया 9.6 सेंटीमीटर, और यही मेरा आंसर है। वैल्यू ऑफ आर एन इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. इसको उतार लीजिए सभी बच्चे। बेटा माइक म्यूट रखिए। मैम जी हो गया। हो गया? चलिए छठा सवाल करते हैं। एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6th को भी सेम ऐसी बोला है। एक बोला है इसने गोलाकार पार्क है, सेम वही राउंड शेप का एक पार्क है। ये रहा वो पार्क। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि ये जो पार्क है ना, इसमें भी फिर से 3 लड़के हैं। इस बार 3 लड़के हैं जो इसके परिसीमा बाउंड्री पे खड़े हो रखे हैं। ठीक है, किस तरीके से खड़े हो रखे हैं कि तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दूरी है, वो बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल दे सर्कुलर पार्क है, इसका सेंटर है ओ, 3 लड़के हैं, कौन है? 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। अंकुर, सैयद और डेविड, तो तीनों ही ना एक दूसरे से बराबर दूरी पे खड़े। तो लिख दो, यहाँ मान लो अंकुर है, यहाँ मान लीजिए सैयद है, यहाँ मान लीजिए तीसरा कौन है? डेविड, ASD, डेविड। तीनों को जोड़ दो, ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बोला है कि अंकुर, सैयद और डेविड तीनों एक ही दूरी पे है ना, मतलब AS, SD और DA तीनों की दूरी बराबर है। तीनों की दूरी बराबर है तो आप क्या बोलोगे कि त्रिभुज ASD जो है किस तरीके का है? समबाहु है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल बोलते हैं ना, समबाहु त्रिभुज। Yes, ठीक है, ma'am. ओके। अब क्या करना है, सेंटर से सबको जोड़ दो, सेंटर से जोड़ दीजिए। ए से लेके यहाँ के, एस से यहाँ, डी से यहाँ। मैंने क्या कर दिया ना, इस पे ना शीर्ष लंब डाल दिए, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए। ओके, एल्टीट्यूड बोल दो। देखो जो ओ बिंदु है ना, जहां पे सारे ही एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, पहले सुना है ये नाम? No, ma'am. ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है, बट बहुत इजीली हो जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र क्या होता है? ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पे किसी भी ट्रायंगल या त्रिभुज के तीनों ही शीर्ष लंब क्या करते हैं? आके मिलते हैं। अगर आप देखोगे तीनों त्रिभुज, इस त्रिभुज के जितने शीर्ष लंब है, तो मान लो PQR, कहाँ आके मिल रहा है बेटा? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को मान लो G है। ठीक है, तो G को क्या बोलोगे? G हमारा एक लंब केंद्र है। G एक लंब केंद्र है या ऑर्थो सेंटर है। क्लियर? ऑर्थो सेंटर मैंने आपको बता दिया, ऐसा पॉइंट जहां पे सारे शीर्ष लंब आके मिलते हैं। ओके, चलिए। अब ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र का एक गुण होता है, प्रॉपर्टी, वो बोलता है कि जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, किसी भी
ये जो हमारा शीर्ष लंब है ना, ठीक है, या रेखा जो है ना, उसको 2:1 उसको इस अनुपात में तोड़ता है, 2:1। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ ए क्यू की, ए क्यू सभी को नजर आ रही है, बीच वाली ए क्यू? यस मैम। ए क्यू को आप देखो किससे मिलके बना है, ए ओ प्लस ओ जी। ए क्यू किससे मिलके बना है, ए ओ प्लस ओ जी, हाँ या ना, सभी को दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, जो ये जो ओ बिंदु है ये इसका लंब केंद्र है, तो ओ इस रेखा को ना 2:1 में क्या कर रहा है, तोड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, मान लो अगर टोटल ए क्यू 30 है ना, टोटल ए क्यू की लंबाई अगर 30 मीटर होगी तो ओ ए होगा 20 और ओ क्यू होगा 10। तभी तो आप बोलोगे ना कि 2:1 के अनुपात में तोड़ रहा है। ठीक है, मान लो अगर ऐसा है, हमेशा ऐसा होगा, ऊपर वाला हिस्सा 2 में, नीचे वाला 1 में। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। दोबारा मैं अभी आई हूँ, ज्वाइन हुई हूँ। बेटे टाइम से ज्वाइन हो, मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये सवाल बहुत टाइम टेकिंग है, मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगी तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। टाइम से ज्वाइन करो। एक सर्कल है जिसपे 3 लड़के बैठ खड़े हो रखे हैं, ठीक है, अंकुर, सैयद और डेविड। तीनों के बीच की दूरी बराबर है, तो एक ट्रायंगल बन रहा था। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों की साइड्स हमारी बराबर होती हैं उसको समबाहु कहते हैं, इक्विलेटरल। फिर मैंने बोला कि मैंने हर वर्टेक्स से, हर शीर्ष से शीर्ष लंब डाल दिया सामने वाली भुजा पे, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। अब जहां पे शीर्ष लंब मिलते हैं, ओ बिंदु है जहां मिल रहे हैं, उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र का गुण होता है कि वो किसी भी रेखा को 2:1 में तोड़ता है, अभी मैंने सिर्फ इतना बताया। ठीक है, तो ए क्यू जो है वो किस में तोड़ेगा, इसको जी क्यू ले लिया मैंने, पहले से ओ है ना उसका नाम, जी हटा दो, पहले से उसका नाम ओ है। तो ए ओ और ओ क्यू का जो रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है, चलिए, आपसे उसने सवाल में ये भी बोला है कि इसका जो रेडियस है ना, रेडियस कौन से हैं, ओ ए, ओ एस, ओ डी, तीनों ही त्रिज्या है, इसका मान आपको 20 मीटर दे रखा है। ठीक है, ओ ए ये भी 20 है, तो ये त्रिज्या ही तो है ना, सेंटर से लेके बाउंड्री की दूरी त्रिज्या ही कहलाती है। तो ओ ए भी 20 है, ठीक है, उसी प्रकार से ओ एस भी 20 है और ओ डी भी 20 है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको बोला है कि जो तीनों दोस्त है ना, इनके बीच की दूरी क्या है, मतलब अंकुर से सैयद के बीच की दूरी, सैयद से डेविड और डेविड से अंकुर की। ये तो आपको पता चल गया ना कि तीनों के बीच की दूरी बराबर है, मतलब अगर एक भी, दो भी लोगों के बीच की दूरी निकाल लो, अगर सैयद से डेविड के बीच की दूरी निकाल दी तो सबके बीच की दूरी सेम वही रहेगी, क्योंकि बराबर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे क्या करना है, ठीक है, अब क्या करो, इस वाले त्रिभुज में ना, छोटा सा जो है एस ओ क्यू, एस ओ क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ट्रायंगल एस ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ठीक है, तो ओ एस का जो वर्ग है वो बराबर हो जाएगा ओ क्यू का वर्ग प्लस एस क्यू का। ठीक है, सबकी वैल्यू लिख दो, ओ एस आपको दे रखी है 20, ठीक है, ओ क्यू आपको नहीं पता है, ओ क्यू आपको नहीं पता है। ठीक है, अच्छा, यहां से आपको ये चीज तो पता है ना बेटा ऑलरेडी, आप बोल सकते हो एओ और ओ क्यू का जो रेशियो है 2:1 है, तो ऐसे लिख दू 2/1, ऐसे तो लिखते हो। अगर मैं रेशियो में लिखूं तो एओ डिवाइडेड बाय ओ क्यू 2:1 होगा। एओ की वैल्यू आपको दे रखी है, एओ या ओ ए बराबर होता है 20 के, ओ क्यू का मान निकाल लीजिए यहाँ से 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 गुणा 1 बराबर ओ क्यू गुणा 2, ओ क्यू का मान कितना आ जाएगा 20/2, ओ क्यू कितना आ गया 10, ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 10। इतना सभी को क्लियर हो गया। मैंने रेशियो से निकाला कि जो लंब केंद्र होता है वो 2:1 में तोड़ता है ना, तो एओ का मान आपको ऑलरेडी गिवन था और ओ क्यू का मान आपने ऐसे निकाल लिया। समझ में आया?
यस मैम। ठीक है। यस मैम। 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, SQ स्क्वायर 100 उस तरफ जाके घट जाएगा 400 में से, SQ स्क्वायर 400 में से 100 गए 300, SQ स्क्वायर। SQ का मान कितना है? SQ बराबर वर्गमूल 300 का। 300 किसी संख्या का वर्गमूल तो नहीं होता, नहीं होता ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन आप 300 को लिख सकते हो 3 गुणा 100। यस मैम। 3 गुणा 100 लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग कर लो, √3 मल्टीप्लाई बाय √100, दोनों को अलग कर लिया, ठीक है। 100 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है? वर्गमूल किसका होता है? 100। 10 का होता है ना, भूल गए? 10 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट तो 10 होता है, लिख दिया। √3 का कुछ नहीं होता, इसको ऐसे लिख दो, तो आंसर क्या आ गया? 10√3 मीटर। SQ कितना आ गया? 10√3, ये वाली डिस्टेंस SQ, ठीक है, SQ। अच्छा, आप यहाँ पे क्या बोलोगे? आपको एसडी का मान चाहिए। अच्छा, एसडी का मान चाहिए तो आपने क्या किया? सेंटर से, O एक सेंटर है, वैसे भी SQ और QD बराबर ही होंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे मान लो, OQ मेरा क्या है? मेरे सेंटर से जब भी एक रेखा किसी भी कॉर्ड पे डालती हूँ, कॉर्ड यहाँ पे क्या है? एसडी, जीवा एसडी है, उस पे सेंटर से एक रेखा डाली तो वो रेखा उस जीवा को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ेगी। ये हमारा 10.3 प्रमेय है। इसका मतलब जो एसडी है वो SQ प्लस QD से मिलके बना है, और SQ और QD हमारे क्या है? बराबर। SQ का मान कितना आया है? 10√3, QD भी 10√3 हो जाएगा, 10 और 10 20, √3 ऐसे। तो सैयद से डेविड के बीच की दूरी 20√3 है, तो इसी प्रकार अंकुर से सैयद के बीच की दूरी भी इतनी होगी, और अंकुर से डेविड के बीच की डिस्टेंस भी इतनी ही होगी। समझ में आया सभी को क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। देख लीजिए इसे एक बार, आपको किसी और तरीके से करवाया होगा शायद, है ना? किसी और तरीके से करवाया स्कूल में? नो मैम, इसी तरीके से करवाया। बस ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी ऐसे समझने में। चलिए उतार लीजिए इसे। हम डन। अब मुझे एक चीज बताओ, 10.5 में हमने स्टार्टिंग 10.5 हमने शुरू कर दी थी ना शायद लास्ट क्लास में? यस मैम, पहला क्वेश्चन हो गया था। पहला हो गया था, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। चलिए उसके आगे के सवाल करते हैं। अच्छा, उसमें ना 10.8 जो थ्योरम है वो मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप भूल गए हो, तो इसलिए मैं आपको फिर से 10.8 थ्योरम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। 10.8 थ्योरम क्या बोलता था? उसने बोला कि अगर एक सर्कल है, एक सर्कल ले लेते हैं, ये रहा। अगर एक सर्कल है, उसका सेंटर है O, ठीक है। अब मैंने एक चाप ले लिया, आर्क PQ एक आर्क है, PQ एक आर्क है, इसको इससे जोड़ दो, कुछ इस तरीके का डायग्राम है, इसको कहने दीजिए, ऐसे बनाइए। देखो, P से लेके Q क्या है बेटा? ये चाप है ना, सभी को पता है आर्क होता है ये। यस मैम। 10.8 थ्योरम बोलती है कि जब भी किसी भी चाप द्वारा केंद्र पे जो कोण बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, इस चाप द्वारा केंद्र पे कोण कौन सा है? ये वाला है या ये वाला है? दो कोण है यहाँ सेंटर पे, कौन सा वाला लोगे? ऊपर वाला। ऊपर वाला है नीचे वाला? एक एंगल अंदर की तरफ को, एक बाहर की तरफ को, कौन सा वाला लोगे? नीचे वाला। नीचे वाला। समझो, समझो कैसे पता चलेगा। चाप के बगल में आर्क लिखा है बेटा, आर्क, ठीक है। आप समझिए क्या मैंने, कैसे लोगे? आपको ऐसे समझ में आएगा कि PQ के जो ऑपोजिट है, PQ के सम्मुख देखो, ये वाला कोण है ना बेटा, छोटा वाला,
मैं छोटे चाप की बात कर रही हूँ तो कोण कौन सा होगा, ये वाला अगर मैं कोण बोलती, ये बाहर वाला, तो ये कौन से चाप के लिए होता, अगर मैं एक पॉइंट आर ले लूं तो ये कौन सा चाप के लिए होता बाहर वाला कोण, चाप पी आर क्यू, दीर्घ चाप के लिए, मेजर आर्क के लिए। यस बताओ, जब मैं पी आर क्यू लूंगी तभी तो आप बोलोगे ना कि ये बड़ा वाला एंगल इसके लिए अंदर का कोण है, दोनों के लिए चेंज होगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि इस वाले चाप के लिए यही कोण होगा ना, इसके बिल्कुल सामने वाला, ऑपोजिट। समझ में आ गया इतना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए फॉर। ठीक है, तो मैंने आपसे बोल दिया कि ये वाला पीओ क्यू के लिए, छोटे वाले चाप के लिए कोण पीओ क्यू है। अब कहता क्या है कि इस पीओ क्यू एंगल के लिए अगर आप सेंटर में कोई भी इसके साथ कोई भी एंगल बना दोगे ना, सर्कल के बाकी बचे हुए हिस्से में ऊपर वाले 90 डिग्री होगा। वो कितना होगा, इसका दुगना होगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी, तो ये कोण ना ए बी सी तीनों ही वैसे तो बराबर होंगे। अगर ये हमारा एक्स है तो ये हमारा 2x हो जाएगा। मतलब सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सर्कल के किसी भी एक एंगल के क्या होता है, दुगना होता है। दैट मीन्स अगर a अगर x है तो ये भी, ये कितना हो जाएगा सेंटर वाला, 2x हो जाएगा, उसका दुगना। समझे? उसी प्रकार b भी तो इसके दूसरे पार्ट में बन रहा है तो b भी x होगा, c भी x होगा। समझे? मैं यहाँ पे और भी एंगल बना सकती हूँ, सबके सब यही रूल फॉलो करेंगे। समझ में आ गया? यस मैम। थ्योरम यही तो बोलती है कि सेंटर पे जो चाप कोण बना रहा है उसके द्वारा सर्कल के किसी और भाग में जितने भी कोण होंगे वो कोण सेंटर वाले के आधे होंगे, या सेंटर वाला उन कोणों का दुगना होगा। ओके चलिए, ठीक है। एक और चीज समझिए यहाँ पे, अगर मैंने आपसे बोला कि मैं चाप चेंज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, चाप बदल रही हूँ, मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया आर, तो इस बार मैं बात कर रही हूँ पी आर क्यू की, पी आर क्यू चाप के लिए। तो इसके लिए एंगल ये वाला होगा बेटा। अब ये जो एंगल है पीओ क्यू, नाम तो पीओ क्यू है लेकिन ये प्रतिवर्ती पीओ क्यू है। कैसा है? रिफ्लेक्स पीओ क्यू। कैसा होता है प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स? जिसका एंगल 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है। आपको साफ नजर आ रहा है ना, 180 से तो ज्यादा ही है ये, 360 से कम है क्योंकि पूरा नहीं है। ठीक है, तो ये भी दुगना होगा, ये भी दुगना होगा किसके? जब आप एंगल इस वाले हिस्से में बनाओगे, यहाँ पे बनाओ। ठीक है, अगर इस पॉइंट को मैं ई मान लूं तो आप बोलोगे एंगल प्रतिवर्ती पीओ क्यू जो होगा इस बार दुगना हो जाएगा कोण पीई क्यू के। समझे? मतलब पी क्यू अगर एक्स है तो इस बार ये 2x होगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलिए अब इतना समझ में आ गया, हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। टू से पहले 3 वाला करते हैं जिसमें वैल्यू निकालनी है आपने। 3 का डायग्राम आपको दिया गया है, ये रहा। आपसे इसमें ना बोल रखा है एंगल पी क्यू आर का वैल्यू आपको दिया है 100 डिग्री। आपने एंगल ओ पी आर की वैल्यू निकालनी है, ये वाला अंदर छोटा सा। ठीक है बेटा, ओ पी आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये ओ पी आर तो इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना, ट्रायंगल ओ पी आर में ही तो ये छोटा वाला पी आ रहा है ना? ठीक है, इसका मतलब ओपीआर निकालना है तो पहले मुझे अंदर वाला वो निकालना पड़ेगा, अंदर की साइड जो है। ठीक है, लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ना, वो इसके दुगना तो नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि इस बार मैं कौन सा चाप ले रही हूँ? ये वाला कोण इस वाले चाप के लिए होगा बेटा, ये वाला पी आर, नीचे वाला। तो नीचे वाले के लिए सेंटर पे एंगल कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा? छोटा या बड़ा? मैम बड़ा। सबको समझ में आ गया, बड़ा ही तो बनेगा, उसके ऑपोजिट बड़ा वाला है। ठीक है, उल्टी तरफ को देखना है, तो इसके लिए सेंटर पे ये होगा। इसका मतलब ये दुगना होगा ना इस वाले के। समझे? तो इसी के तो इस वाले भाग में बन रहा है तो ये इसके दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ से? ये प्रतिवर्ती कोण है, वैसे भी ये प्रतिवर्ती है।
160 से 180 से ज्यादा है ये, लेकिन 360 से कम है। तो आप बोलोगे प्रतिवर्ती POR का मान आपको कैसे मिलेगा, ये होगा दुगना मैम PQR, प्रतिवर्ती को नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल है ये, जिसकी वैल्यू ट्वाइस होगी PQR की, क्योंकि इसके अपोजिट ये वाला एंगल बन रहा है ना इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट के लिए ये बोलोगे। ठीक है, ये वाला हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100, इसकी वैल्यू आ गई 200 डिग्री। कितनी आ गई? 200 डिग्री। अब समझिएगा यहां से, अभी तो मुझे बाहर वाला एंगल मिला है, लेकिन मैंने आपसे बोला मुझे अंदर वाला एंगल चाहिए, अंदर छोटा वाला, ये वाला पूरा 200 है। अगर मुझे ये अंदर वाला एंगल निकालना है तो कैसे निकलेगा बेटा? सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, केंद्र पे कितने का एंगल बनता है? पूरा 360 डिग्री का। नहीं पता? मैम पता है। केंद्र पे कोण 360 डिग्री का बनता है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो अगर मैं पूरे 360 में से ये 200 घटा दूं ये वाला, तो मुझे अंदर वाला O मिलेगा, है ना? हाँ, तो POR का वैल्यू कैसे आएगी? जब आप रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स POR में से क्या घटा दो, सॉरी 360 में से क्या घटा दो? प्रतिवर्ती POR 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, कितना आ गया? 160 डिग्री। अंदर वाला एंगल आ गया आपका 160 डिग्री। ठीक है, अब इस अंदर वाले ट्रायंगल को मैं जरा बाहर बना देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इसमें करना क्या है। फिर इस तरीके से बनाते हैं, ऐसा है। ठीक है, ये पॉइंट है O, ये है P, ये है R। अभी अभी आपने निकाला ये 160 डिग्री है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, P वाला। अब देखिए आपको OP और OR क्या है? OP और OR दोनों बराबर है ना? क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है, ये दोनों ही रेडियस है ना इस सर्कल की। OP और OR दोनों त्रिज्याएं हैं, तो दोनों का मान भी बराबर होगा, क्योंकि किसी भी सर्कल की रेडियस ऑलवेज इक्वल है। अच्छा, एक और थ्योरम होती है कि जब भी किसी भी ट्रायंगल की या जब भी किसी भी शेप की जो हमारे आमने सामने वाली भुजा बराबर होती हैं, तो उसके जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होते हैं। इफ opposite sides are equal, then opposite angles are also equal. बताइए, याद आया? इसका मतलब जो P होगा वही R होगा। P और R को मैं X मान लेती हूँ। ठीक है, तो आप POR में आप लगा दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहती है? कोण P प्लस कोण R प्लस कोण O 180 डिग्री के बराबर। P हमने X माना, O अभी निकला 160 डिग्री, R भी X है, X और X 2X, 160 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 2x किसके बराबर है? 20 डिग्री। x से कितना आ गया? 20 डिवाइड बाई 2, 10 डिग्री आ गया। आपको यही निकालना था, OPR का मान आ गया 10 डिग्री। आए सभी को समझ? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो बेटा, कहीं पे भी नहीं समझ में आया तो। सबको आगे उतार लीजिए फिर इसे, फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रमेय मुझे आपको बताना था। हाँ, प्रमेय 10.9, ये क्या कहता है? एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है ना? अब इसको डायग्राम में समझते हैं क्या कहा है इसमें।
एक सर्कल है, सेंटर O है, मैंने एक वृत्तखंड बना दिया, इसमें सेगमेंट बना दिया, मान लीजिए ये है वो सेगमेंट, ठीक है, ये वाला हिस्सा सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। अब इस पे मैंने दो एंगल्स बना दिए, इसी को बेस लेके, ठीक है, इसी को बेस लेके दो एंगल्स मैंने ड्रॉ कर दिए, कुछ इस तरीके के। मैंने इसको नाम दे दिया क्या, इस वाले का नाम है A B C D। तो ये बोलता है जब भी सेम वृत्तखंड में एक ही सेगमेंट में कोण बनाया जाए, देखो BC पे ही बन रहे हैं ना, AB DB, तो आप बोलोगे एंगल BAC और एंगल BDC दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। ये थ्योरम ये कहते हैं, समझ में आया सभी को? ये अगले सवाल में लगेगा, इसलिए आपको बता रही हूँ। 10.9 थ्योरम, ठीक है। चलिए अब इसे क्वेश्चन में लगाते हैं, कैसे लगाओगे सवाल में, ठीक है। चौथा सवाल, चौथे सवाल में आपका ये वाला लगेगा। चौथा सवाल बोलता है, ठीक है, चौथे वाले को देखना, ये वाला फोर्थ क्वेश्चन। इसने बोल दिया है आपको वैल्यू निकालनी है एंगल BDC की, BDC ये वाला, ठीक है। अगर आपको ये वाला मान दे दिया है, किस किस का मान दिया है, ABC है आपका 69 डिग्री, उसी तरीके से एंगल ACB है 31 डिग्री, ठीक है। तो BDC कितना आएगा, तो आपको ये पता है BDC और BAC दोनों इक्वल होंगे ना, क्यों होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। एक ही वृत्तखंड पे जो कोण बनते हैं हमेशा बराबर होते हैं, तो उसको लगाने के लिए पहले मुझे कोण A का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही मेरा निकल सकता है, D का मान निकल नहीं सकता बिना कोण A के। क्यों, क्योंकि कोण A जिस त्रिभुज में आ रहा है ABC में, उसमें आप ये लगा सकते हो A प्लस B प्लस C तीनों का जो योग है वो 180 के बराबर होगा, है ना। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो लिख दीजिए एंगल BAC प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। BAC की वैल्यू आपने निकालनी है, B पे 69 डिग्री बन रहा है, C पे 31 डिग्री है। BAC कितना आ जाएगा, 69 और 31 100 डिग्री बराबर 180। एंगल BAC कितना आएगा, 180 में से 100 को घटा दोगे, BAC आ गया 80 डिग्री। अब आपको ये पता है, अब ये भी थ्योरम बताइए कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। 10.9 प्रमेय कहता है ना कि सेम सेगमेंट पे सेम वृत्तखंड पे कोण बराबर होंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएंगे, दोनों ही 80 डिग्री। तो अगर ये 80 है तो ये भी कितना आ गया, 80 डिग्री। आगे सभी को समझ? यस मैम। उतार लीजिए इसे। अगला करेंगे, अगला वाला भी इसी तरीके से, इस तरीके से नहीं सर, इसी तरीके से यही प्रमेय लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। चलो पांचवा क्वेश्चन है, और पांचवा क्वेश्चन का डायग्राम। मैम एक बार वही वाला क्वेश्चन दिखा दो, थोड़ा सा रह गया था नोट डाउन करने के लिए। यस मैम, दिखा दो बस। कोई बात नहीं, लिख लो। मैम डन। हो गया, चलिए पांचवा सवाल। तो पांचवे क्वेश्चन में इसने बोला है कि ये डायग्राम है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें आपको दो एंगल्स गिवन है। कौन सा, BEC 130 डिग्री है बीच वाला ये कोण, और एंगल DCE कितना है, 20 डिग्री। आपको वैल्यू निकालनी है इसमें किसकी, एंगल BAC की, BAC का मान निकालना है ये वाला,
तो कैसे निकलेगा? BAC तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इस ट्रायंगल को आप लोगे तो इस त्रिभुज में तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको दिया हो, कोई भी कोण का मान नहीं दिया BAC में, तो BAC तो मैं ले नहीं सकती, है ना। तो क्या करूंगी, कैसे निकलेगा? आपको ही पता है A और D बराबर होंगे, मतलब D निकल गया तो A भी आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब मैं आपको जो ट्रायंगल यहाँ पे बना रही हूँ उसको ध्यान से देखना, DEC को, DEC को आपको ये जो 130 डिग्री नजर आ रहा है बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण। BEC एक बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो बहिष्कोण का क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो योग होता है अंदर के दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल, सम के इक्वल। मतलब एंगल BEC बराबर हो जाएगा DCE प्लस एंगल EDC। ठीक है, यहां लिख दोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बहिष्कोण गुण, बहिष्कोण गुण। ठीक है, BEC 130 डिग्री है, DCE 20 डिग्री है, EDC का मान यहां से आ जाएगा, 130 में से 20 घटा दोगे, एंगल EDC आ जाएगा। किसी का माइक ऑन है? माइक म्यूट करो। ठीक है, चलिए 130 में से 20 जाएंगे, 110 डिग्री बराबर EDC। तो मुझे मिल गया ये वाला एंगल 110। तो एंगल AB 110 होगा, क्यों? आप लिखोगे EDC इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों? 10.9 थ्योरम कहती है कि एक ही वृत्तखंड पे बने कोण हमेशा बराबर होते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। इसको उतार लीजिए फिर। मैम डन। सभी का हो गया? ठीक है नो कोई बात नहीं, उतार लो उतार लो। तो बेटा फिर से इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि आपकी अगली क्लास अब 2 तारीख को होगी, फ्राइडे को। ठीक है, क्योंकि 1 तारीख तक आपके पेपर है, 2 तारीख से कोई पेपर नहीं है, इसलिए 2 से होगी। ठीक है, फ्राइडे है उसकी, भूलना मत। कोई भी क्लास का टाइमिंग मैसेज आपको मिल ही जाएगा ग्रुप में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे